Hello dear students of class 12 English Literature, NCERT, CBSE and UP Board, we welcome you to our chapter number 3 Deep Water from the book Flamingo. इससे पहले कि हम लेक्चर 3 को शुरू करें, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का रिकैप कर लेते हैं। राइटर विलियम डगलस स्विमिंग सीखने के लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायरस हैं। उनके मन में बचपन से एक डर बैठा हुआ है जो कि कैलिफोर्निया के बीच पर हैपन हुआ था। अब वे YMCA पूल पर आते हैं और YMCA पूल पर स्विमिंग की थोड़ी थोड़ी सी तैयारी करते हैं और वहाँ पर पानी में पैडलिंग करते हैं। एक दिन वे वहाँ पर थोड़ा समय से पहले पहुँच जाते हैं और एक तरफ बैठ जाते हैं ये सोच कर के कि कोई जब आ जाएगा उसके बाद वे पानी में उतरेंगे, क्योंकि अकेले पानी में उतरने के वे खतरे जानते हैं। उनकी माँ ने भी उनको कई बार टोका था कि अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो अकेले पानी में मत जाना। इसी समय एक तगड़ा लड़का वहां पर आता है और शरारत में वे राइटर को उठा करके पानी में फेंक देता है। जब राइटर पानी में गिरते हैं तो वे ये सोचते हैं कि जैसे ही मेरे पैर बॉटम को टच करेंगे मैं पुश करके ऊपर आ जाऊंगा। वह अभी सिटिंग पोजीशन में पानी के नीचे जा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही उनके पैर बॉटम के पास पहुंचते हैं उन्हें लगता है कि ये जो 9 फीट का जो डिस्टेंस है ये 90 फीट हो गया है और बहुत उनके जो लंग्स हैं वो एक्ट करने लगते हैं, उसमें पेन होने लगता है और उनकी टांगें इतनी रिजिड हो जाती हैं कि वे उनकी प्लानिंग काम नहीं कर पाती और वह पुश भी नहीं कर पाते। वे धीमे धीमे से ऊपर को आते हैं और ऊपर आने में वे और ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। कैसे कैसे करके जब वे ऊपर आते हैं तो उनकी आंख और उनकी नाक मुश्किल से ही बाहर पानी से निकलती है कि वे फिर पानी के नीचे जाने लगते हैं। अभी वह पूरी तरह से थक चुके थे, एग्जॉस्ट हो चुके थे, लेकिन अभी उनके माइंड ने काम करना बंद नहीं किया था। वे अभी भी ये लॉजिक लगा रहे थे, ये तर्क बुद्धि लगा रहे थे कि जैसे ही वे नीचे जाएंगे फिर एक बार अपनी सारी एनर्जी को एक साथ करके वह बॉटम को अपनी टोज से, अपने पैरों की उंगलियों से पुश करेंगे और ऊपर आ जाएंगे और ऊपर आकर के वे कॉर्क की तरह सरफेस पर तैरेंगे और एज मीन्स किनारे तक आकर के वे से बाहर निकल आएंगे। लेकिन आगे देखते हैं कि क्या वे पूरी तरह से बाहर आ पाए और अगर आए तो क्या हुआ। देखिए यहाँ से शुरू होता है आपका लेक्चर 3 पॉइंट नंबर 14 से। पॉइंट नंबर 14 में आइए देखते हैं क्या है। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट। इट मीन्स जब राइटर सेकेंड टाइम ऊपर आते हैं तो वहाँ पर रोशनी थी। रोशनी मीन्स जब वो पानी के नीचे से ऊपर की तरफ को आए तो जो सनलाइट थी, डे लाइट थी, वो बढ़ती गई और जैसे ही उनकी आंखें सरफेस ऑफ वाटर से बाहर आई जहाँ पानी नहीं था तो उन्हें लगा कि रोशनी है। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। और राइटर उस भयंकर ऑफुल मीन्स डेंजरस फियरफुल येलो वाटर से बाहर आए। एटलीस्ट माई आईज वर, और कम से कम माई मीन्स राइटर की आंखें तो बाहर आई ही थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नोज भी अभी बाहर निकली ही थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। लेकिन यह किया, वह तो फिर तीसरी बार नीचे जाने लगे। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। मैंने जो सक्ड मीन्स जैसे ही उन्होंने सांस लिया, एयर को इनहेल किया, उसके साथ सक मीन्स पानी भी उनके अंदर चला गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। ये पीली सी लाइट अब धूमिल पड़ती जा रही थी। ये येलो लाइट क्या थी कि जो पानी का अपर लेवल था उसमें डे लाइट दिख रही थी और जैसे जैसे नीचे को जा रहे थे वो डे लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो कम होता जा रहा था और वह कम होती जा रही थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि पॉइंट नंबर 14 में आपका टाइटल है सेकंड टाइम। सेकंड टाइम से आपको ये याद आ जाएगा कि कैसे राइटर दूसरी बार नीचे की तरफ चले, और कमिंग आउट भी लिख सकते हैं आप कि सेकंड टाइम राइटर कैसे नीचे की तरफ चले और किस तरह से बाहर आए थे। तो सेकंड टाइम आप याद रख लीजिएगा कि सेकंड टाइम, तो सेकंड टाइम से आपको याद आएगा कि उनकी नाक और उनकी आंखें बाहर निकली थीं। इसके बाद पॉइंट नंबर 15 में आप देखेंगे कि ये जो एक छोटा सा ये पैराग्राफ है, इसकी जो हेडिंग है आप लिख सकते हैं सकिंग ऑफ वाटर। यहाँ पर आप लिख लेंगे सकिंग ऑफ वाटर, ठीक है। तो इससे याद रह जाएगा कि जब सेकंड टाइम वो नीचे की तरफ चले तो उनके मुंह में बहुत सारा पानी चला गया।
इसके बाद 16 में देन ऑल एफर्ट सीज्ड, इट मीन्स जो कुछ उन्होंने प्लानिंग की थी, जो कुछ उनके एफर्ट्स थे, सीज्ड मीन्स स्टॉप्ड, उनकी सारी कोशिशें नाकामयाब हुई। आई रिलैक्स्ड, आई रेफर्स टू द राइटर, रिलैक्स्ड मीन्स राइटर अब सुकून में आ गए। रिलैक्स मीन्स राइटर का अब जो एंग्जाइटी लेवल था वो फिनिशिंग पॉइंट की तरफ चलने लगा। इस आई रिलैक्स्ड का क्या मतलब है? इस आई रिलैक्स्ड का मतलब है कि देखिए, जब मान लीजिए कोई इंसान परेशानी में है, चिंताएं कर रहा है, और जब किसी का सब कुछ बर्बाद हो गया हो तो उसे चिंता करने के लिए कुछ नहीं बचता। यहाँ कुछ ऐसे ही राइटर के साथ था। राइटर ने जब सोचा कि मैं ये एफर्ट्स करूंगा, मैं वो एफर्ट्स करूंगा, लेकिन जब वो इतने एग्जॉस्ट हो गए कि उनके पास एफर्ट्स करने की एनर्जी ही नहीं बची, तो उन्हें लगा कि अब क्या चिंता करनी, अब तो डेथ नजदीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में आई रिलैक्स का क्या मतलब है? तो ये आई रिलैक्स का मतलब था। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, लिम्प मीन्स पैरालाइज, लिम्प मीन्स इनएक्टिव। राइटर ने महसूस किया कि उसकी टांगें अब काम नहीं कर रही हैं। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक कालापन, एक अंधेरा, स्वेप्ट ओवर मतलब स्प्रेड हो गया राइटर के ब्रेन पर। इट वाइप्ड आउट द फियर, बड़ी अजीब बात है। हमेशा याद रखिए कि जीवन में डर एक हद तक आपके पास आता है, डर आपके पास आता है, डर आपके पास आता है, और फिर अगर आप पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गए या आपने डर को अच्छे से झेल लिया तो फिर डर आपसे डरता है। तो इट वाइप्ड आउट फियर, यानी जितना भी डर था, जब डेथ के नजदीक आ ही गए तो फिर डर कैसा, ये कुछ राइटर की कंडीशन थी। इट वाइप्ड आउट फियर, यानी जो अंधेरा राइटर के माइंड पर आ रहा था और राइटर को यह सुनिश्चित हो गया था कि अब मौत निश्चित है, तो उससे डर खत्म हो गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, और डर खत्म होने से दहशत फिनिश हो गई। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब डर नाम की चीज नहीं बची थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब बिल्कुल सब शांतिपूर्ण था। नथिंग टू बी एफ्रेड ऑफ, कुछ भी डरने को नहीं था। दिस इज नाइस, सब कुछ सुकून वाला था। टू बी ड्राउजी, बिल्कुल नींद सी महसूस हो रही थी। टू गो टू स्लीप, ऐसा लगता था कि बस अब सो जाओ। नो नीड टू जंप, किसी एफर्ट की जरूरत नहीं थी, हाथ हिलाने की, जंप लेने की, टो से पुश करने की। टू टायर्ड, यानी पुश करने की कोई जरूरत नहीं थी। टू टायर्ड, राइटर इतने ज्यादा थक गए थे टू जंप कि वे और जंप नहीं ले सकते थे। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, और बड़े आराम से इधर उधर, कैरीड बाय वाटर, पानी में इधर उधर जाना बड़ा ही सुकून देने वाला था। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मानो कि वह स्पेस मीन्स अंतरिक्ष में तैर रहे हों, जहां ग्रेविटी नहीं होती है। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और राइटर को ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई बहुत ही कोमल से बाजू उसके इर्द गिर्द हों। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, बिल्कुल जैसे माँ के बाजू हों, गोद में लेने के लिए तत्पर। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, राइटर को लग रहा था कि मैं अब सो जाऊंगा। वे स्टूडेंट्स जो लॉजिक ज़्यादा लगाते हैं, वे स्टूडेंट जो तर्क बुद्धि में विश्वास रखते हैं, उनके लिए पैराग्राफ थोड़ा सा अनयूजुअल होगा, लेकिन यह हमें रियलिटी ऑफ लाइफ के बारे में बताता है, क्योंकि राइटर इसमें ये बताने वाले हैं कि जिन लोगों ने कभी डर महसूस ही नहीं किया वो इस पैराग्राफ को नहीं समझ पाएंगे। देखिए, हम दहशत रखते हैं मौत की, और मौत में बहुत सारी बातें सोचते हैं, लेकिन जब मौत बिल्कुल सामने आ जाए या तो हम बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं, या फिर ऐसा ज्वलंत उदाहरण सेट करते हैं कि मौत दूर भाग जाती है और डर के आगे जीत है वाली बात साबित होती है। और ऐसा ही कुछ राइटर के सामने था। अब राइटर डर को हराते हैं या डर से हारते हैं, बात यहाँ पर थी। तो ये जो पूरा पोर्शन है इसको हमने टाइटल दिया है फीलिंग ऑफ डेथ। तो जब आपको क्वेश्चन है हाउ वाज द राइटर फीलिंग व्हेन फॉर द थर्ड टाइम ही बिगेन टू गो डाउन, तो आपको ये पूरा पैराग्राफ सही से एक फ्लो के अंदर लिखना है। तो ये हमने यहाँ पर रेड यहाँ पर साइड में एक लाइन खींची है। इट मीन्स की सारी अगर लाइनों पर हम रेड लाइन खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हमने साइड में खींच दिया है। दिस पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ फीलिंग ऑफ डेथ। तो ये आप याद रखिएगा। इस पर क्वेश्चन आएगा व्हाट वाज द राइटर फीलिंग व्हेन ही वेंट फॉर द थर्ड टाइम टू द बॉटम। अब आते हैं 17 नंबर पैराग्राफ पर। 17 में आप देखेंगे आई क्रॉस द ओब्लिवियन, ये 1.5 लाइन का पैराग्राफ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन आई क्रॉस टू ओब्लिवियन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ओब्लिवियन का मतलब है फॉरगेटफुलनेस। वो फॉरगेटफुलनेस
जो कि मौत के समय, डेथ के समय आती है। आपने देखा होगा कि बहुत एजिड लोग होते हैं और आप के माता पिता उनका हाल पूछते हैं तो उनके घर वाले बताते हैं कि भाई अब ये जो है लोगों को भूलने लगे हैं, पहचानते नहीं हैं, तो वो ओब्लिवियन है। इट मीन्स डेथ का बहुत ज़्यादा नज़दीक होना, दुनिया की बातें भूल जाना, वो ओब्लिवियन है। और राइटर कह रहे हैं आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन, यानी वे सारे एफर्ट, सारी विट्स, सारे रीजनिंग को क्रॉस कर चुके थे, पार करके ओब्लिवियन मीन्स भूल में पहुंच गए थे। राइटर का माइंड बहुत ही ड्राउजी था, वह सोने वाले थे, उनको ऐसा लग रहा था जैसे नींद आ जाएगी। और नींद में आप जानते हैं कि जब नींद गहरी होती है तो सब लोग भूल जाते हैं। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, बहुत ही मेटाफोरिकल लाइन है। मेटाफोरिकल लाइन उस लाइन को कहते हैं जिसमें किन्हीं और वर्ड्स में कुछ और बात की जाती है। यहाँ पर जो कर्टेन है वो एंडिंग है, लाइफ जो है वो जीवन है, और फेल का मतलब गिरने से है, सांसों का रुकना। तो यहाँ पर है जीवन का पर्दा गिर रहा है, यानी जो जीवन की एक्टिविटी है वो खत्म हो रही थी। अगर हम इस 1.5 लाइन को सही से समझें तो इस तरह से कह सकते हैं कि राइटर दुनिया की सारी बातें, अपनी एक्टिविटीज, विट ऑफ माइंड पूरी तरह से भूल चुके थे, और जो जिंदगी का पर्दा है वह गिरने लगा था। उन्हें लग रहा था कि जिंदगी अब समाप्त हो जाएगी। तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन किया जा सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। तो द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल मीन्स द राइटर वॉज थिंकिंग दैट हिज लाइफ वॉज गोइंग टू एंड एंड ही हैज नो मोर टाइम टू लिव। तो ये आपका आंसर होगा। अब आइए पॉइंट नंबर 8 पर। पॉइंट नंबर 8 में आप देख रहे हैं आई क्रॉस्ड, पॉइंट नंबर 18 में द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल। अब आप देखेंगे कि जैसे ही ओब्लिवियन आया तो ओब्लिवियन के बाद जब राइटर ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ओब्लिवियन आ गया और एक याददाश्त का जाना निश्चित हो गया और सब कुछ भूल गए, तो फिर वो अगला डिस्क्रिप्शन कैसे देते। तो ये रियलिटी यहाँ पर नजर आ गई। नेक्स्ट जब उन्हें कुछ याद आया तो उन्होंने पाया कि आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, कि मैं पेट के बल पूल के किनारे पर लेटा हुआ हूँ, वॉमिटिंग और उल्टियाँ कर रहा हूँ। अचानक से अभी आपने देखा कि कैसे डेथ का नज़ारा था, कैसे ओब्लिवियन था। अब राइटर ने एकदम से रियलिटी बताई, तो हमने इस पैराग्राफ को टाइटल दिया रियलिटी, यानी वो रियलिटी मीन्स लाइफ में वापस लौटे। और वापस लौटने पर क्या हुआ कि वह लेटे हुए थे किनारे पर। जैसे मान लीजिए कोई आदमी डूब रहा है तो डूबने वाले को हम पानी से निकालते हैं, पानी से निकालने के बाद किनारे पर या कहीं भी उल्टा लेटाते हैं, उसके पेट को दबा करके, उसके लंग्स को दबा करके पानी निकालते हैं। तो पानी निकाल रहे थे लोग उसके स्टमक से, ऐसा उसने पाया। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, और वह लड़का, वह ब्रूजियर बॉय जिसने मुझे अंदर फेंका था, चैप मीन्स बॉय, वह कह रहा था बट आई वॉज ओनली फूलिंग। फूलिंग मीन्स जस्ट आई वॉज किडिंग, मैं तो मजाक कर रहा था। समवन सेड, तभी कोई बोला द किड नियरली डाइड, अरे ये लड़का तो मर ही गया था। मतलब जैसे कि उस लड़के ने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था, तभी उस पर किसी ने कटाक्ष किया कि अरे ये मजाक होता है, ये लड़का तो तुमने मार ही दिया था फेंक कर। बी ऑल राइट नाउ लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। फिर वहां पर किसी ने कहा कि चलो जो है ठीक है, सब सही हो जाएगा, आइए इसे लॉकर रूम में लेकर चलते हैं। ये लॉकर रूम क्या है? देखिए, अगर आप किसी स्पोर्ट्स क्लब में जाते हैं तो जहाँ पर आप अपने ड्रेस चेंज करते हैं तो वहाँ पर लॉकर रूम होता है जहाँ पर आप अपना बैग वगैरह रखते हैं। इसी तरह से जब आप स्विमिंग के लिए जाते हैं तो ड्रेस चेंज करते हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनते हैं, तो वहाँ लॉकर रूम होता है जिसमें आप अपना सारा जो मटेरियल है रखते हैं। तो वो लॉकर रूम में उस लड़के को ले गए। इसके बाद हम पैराग्राफ 19 पर आते हैं। पैराग्राफ 18 के अंदर आप ने देखा कि रियलिटी को। अब इसके बाद पैराग्राफ 19 पर देखते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, बहुत सारे घंटे गुजर गए। आई वॉकड होम, यानी सब लोगों ने नरेटर को वहाँ पर आराम कराया और उसे रिलैक्स मारने दिया, क्योंकि नरेटर बहुत घबरा गए थे डूबने पर। और वहाँ पर काफ़ी घंटे गुजर गए। उसके बाद ये जब ये घर के लिए चले तो बताते हैं आई वॉज वीक एंड ट्रैम्बलिंग, मैं बहुत ज़्यादा वीक था और मैं बहुत ज़्यादा कपकपा रहा था। आई शूक एंड कैरीड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, और यहाँ तक कि जब वो घर पर भी आ गए, यहाँ तक कि जब वे घर पर आ गए तो शूक मीन्स उनका कपकपाना वहाँ भी जारी रहा। एंड क्राइड, और वह एकदम चीख पड़ते थे। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, राइटर कहते हैं कि जब वह बेड पर लेटते थे तो उनकी चीख निकल जाती थी। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात तो मैं कुछ खा ही नहीं सका।
For days a haunting fear was in my heart. और पता नहीं कितने दिनों तक, हॉन्टिंग मीन्स छाया हुआ, मेरे अंदर जो है समाया हुआ फियर मेरे हार्ट में बैठा रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, स्लाइटेस्ट थोड़ा सा भी, एक्सर्शन मीन्स कोई हिलना डुलना, कोई हरकत होती थी तो वह मुझे अपसेट कर देती थी, परेशान कर देती थी। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, और मेरे घुटने, वॉबली मीन्स शिवर करने लगते थे। शिवर सर्दी से कपकपाने को कहते हैं, यहाँ पर ट्रेम्बल कहना सही होगा, उनके घुटने कपकपाने लगते थे। ट्रेम्बलिंग फियर से होता है कपकपाना। एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरे पेट में कुछ हलचल सी होने लगती थी। तो यहाँ पर आप रियलाइज करेंगे कि ये वो नेचुरल रिएक्शन ऑफ मैन है जिसमें ऐसा होता है। यानी जब आपको दहशत होती है तो आपको एकदम से फ्रेश होने जाने की ज़रूरत पड़ती है, पेट में कुछ होने लगता है, घुटने कपकपाने लगते हैं, टांगे बेदमी सी लगने लगती हैं। तो ये सारा रिएक्शन था। तो आप इसको इस तरह से सीख सकते हैं कि इफ़ेक्ट, यहाँ पर हमने साइड में लिखा क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं था। एट होम, घर पर आने तक उनकी क्या कंडीशन रही या क्या इफेक्ट रहा, तो आप इसे यहाँ पर समझ सकते हैं। अब हम आते हैं पैराग्राफ नंबर 20 पर। तो पैराग्राफ नंबर 20 जो कि एक शॉर्ट पैराग्राफ है, आई नेवर वेंट बैक टू द पूल। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि राइटर कभी पूल पर दोबारा नहीं गए। आई फियर्ड वाटर, राइटर का वाटर में फियर और बढ़ गया। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और जब भी राइटर ने कोशिश की तैरने जाने की, राइटर ने खुद ही अवॉइड कर दिया जितना वे कर सकते थे। तो इसको हमने कहा टोटल फियर। हमने इसको टोटल फियर क्यों कहा? इसको हमने टोटल फियर इसलिए कहा क्योंकि राइटर फियर के अंदर इतने ज़्यादा बंध गए थे कि उन्होंने कभी हौसला नहीं किया पूल पर या स्विमिंग के लिए जाने का। इसके बाद हम आते हैं पैराग्राफ नंबर 21 पर। तो अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ कैस्केड्स आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम। अब क्या होता है, जब बुरी यादें चली जाती हैं तो थोड़ा थोड़ा सा इंसान रिलैक्स होता है, और रिलैक्स के बाद फिर वह एफर्ट्स करता है। सो वॉज विद द राइटर, राइटर के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। जैसे जैसे कहते हैं कि समय में ही वह ताकत है जो किसी दुख को और किसी परेशानी को भुला देता है, वैसे ही जैसे जैसे समय गुजरा राइटर को फिर एक बार थोड़ा डर के ऊपर जीत हासिल करने की चाह फिर बढ़ी फॉर द फोर्थ टाइम। और फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद जब राइटर को पता चला कैस्केड्स का ये एक जगह है जहाँ पर झरना है, वहाँ पर जाने का, तो आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, तो वह उसमें अंदर जाना चाहते थे। अब याद आपको रहा होगा कि जब भी राइटर पानी में जाते थे डर उनको आ जाता था, यहाँ भी वैसे ही हुआ। एंड वेन एवर आई डिड वेदर आई वॉज वेडिंग द टीटन और बम्पिंग रिवर, और चाहे मैं यहाँ पर जो वेडिंग है, वेडिंग का मतलब है शैलो वाटर में अपने पाँवों को डुबो करके चलना। अगर स्विमिंग भी नहीं करते, पाँवों को पानी में डुबोकर भी हल्का सा कुछ करते, टीटन नदी हो चाहे बम्पिंग रिवर हो, बम्पिंग का वैसे जो वर्ड मीनिंग है वह बहुत उछालदार, कुछ उछाल होती है, बाउंस होती है, लेकिन ये रिवर का नाम है। बम्पिंग रिवर हो या टीटन रिवर हो, वहाँ पर जाकर के अगर थोड़े से पानी में पाँव चलते भी, या बेदिंग इन वार्म लेक ऑफ गॉड रॉक्स, और गॉड रॉक्स पर जाकर के अगर वो वार्म लेक में अगर नहाते तो क्या होता, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। तो चाहे वह पानी में पैर भिगो करके कम पानी में चलते या गर्म पानी वाली झरने में, नदी में जो कि गॉड रॉक्स जिसका नाम था, जाकर के नहाते, तो उनको वह पुराना जो फियर था वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी, वह तो मेरे ऊपर पूरा पजेस कर लेता था, छा जाता था कंप्लीटली, पूरी तरह से। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और मेरी टांगे पूरी तरह से पैरालाइज हो जाती थी। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और ये खतरनाक जो हॉरर था, बर्फ जैसे ठंड वाला, ये मेरे दिल पर बैठ जाता था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रीकरेज एंड पैनिक, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राइटर का रीकरेज और पैनिक कैसे साथ साथ आए। पहले उन्होंने कोशिश की कि वह टीटन, बम्पिंग रिवर और गॉड रॉक्स में जाकर के दोबारा से तैरना शुरू करें, लेकिन उनका जो पैनिक था, जो फियर था, वह दोबारा से वहाँ पर आ जाता था। इसके बाद हम 22nd पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। दिस हैंडीकैप इज स्टेप्ड विद मी एज ईयर्स रोल्ड बाय। एज ईयर्स रोल्ड बाय मीन्स जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए, दिस हैंडीकैप मीन्स ये
जो इनएक्टिविटी की जो एक फीलिंग थी ये मेरे ऊपर स्टे मीन्स बनी रही, अर्थात मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया तैरने की। इन कैनूज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मन, और सैल्मन जो कि मछलियां हैं वो कैनू में बैठ कर के मेन लेक के अंदर कभी एंजॉय नहीं कर पाए। ये जो पैराग्राफ है आपको सही से समझना होगा कि दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी, इट मीन्स ये डर उनके साथ हमेशा बना रहा एज ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे कई वर्ष गुजरते गए। और कैनू एक लंबी नाव होती है पतली सी, जो कि पानी में चलाने में एक आनंद आता है, लोग इसे एंजॉय करते हैं। एक चप्पू के द्वारा इसको चलाया जाता है। ये एम कैपिटल है तो ये जगह का नाम है, ये वहाँ की झीलें हैं। मेन लेक्स में जब भी वो फिशिंग के लिए जाते थे, और सैल्मन जो है एक मछली है, और उस एरिया में जो लॉक्ड मछलियाँ थीं उनको जो वह पकड़ना चाहते थे तो क्या होता था, उनको बड़ी दिक्कत आती थी उन मछलियों को पकड़ने में, क्योंकि उनका वह फियर वापस आ जाता था। बैस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, और न्यू हैम्पशायर में यह भी एक मछली का टाइप है। ट्राउट फिशिंग ऑन द डेश्यूट एंड मेटोलियस इन ओरेगन, तो ये सारी जगहों के नाम हैं, चाहे बास फिश हो, चाहे ट्राउट हो, चाहे सैल्मन हो, वो हैम्पशायर की जगह हो, डेश्यूट हो या मेटोलियस हो या ओरेगन हो। और फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन कैस्केड्स, ये जगहों के नाम है, और कोलंबिया में और बम्पिंग लेक और कैस्केड्स में। वेयर एवर आई वेंट, जहाँ जहाँ भी मैं गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, ये हॉन्टिंग फियर मेरे पीछे लगा रहा, मुझे नहीं छोड़ा। इट रूइन माई फिशिंग ट्रिप्स, और मेरी मछलियां पकड़ने की ट्रिप सारी बर्बाद हो गई। डेप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनूइंग, और इसने मछली पकड़ना तो छोड़ो, तैरना तो छोड़ो, मुझे कैनूइंग से भी महरूम कर दिया, मैं उसे भी एंजॉय नहीं कर सका, मैं बोटिंग भी एंजॉय नहीं कर सका, और स्विमिंग को हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर इस का हम यहाँ पर टाइटल रखेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो इफेक्ट ऑफ फियर। तो इफेक्ट ऑफ फियर क्या था कि ये राइटर पर सालों साल बना रहा, और वह जो है गॉट रॉक्स से लेकर के वार्म वाटर की लेक से लेकर जहाँ जहाँ भी गए, वह ना तो फिशिंग को एंजॉय कर पाए, ना ही स्विमिंग को एंजॉय कर पाए, और ना ही बोटिंग को एंजॉय कर पाए। तो स्टूडेंट्स बाकी देखेंगे कि राइटर ने इस फियर से अपने आप को कैसे बचाया, ये आप लेक्चर 4 में देख पाएंगे। और बाकी जो पिछले लेक्चर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं, और आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए बने रहिए और देखते रहिए और ऐसे क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।